नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। न्यूज रूम से आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। और आज सबसे बड़ा सवाल तो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में जाएगी, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब अगली सुबह से, कल से वोटिंग शुरू हो जाएगी। कल के दिन में बीएमसी समेत जो 29 महानगर पालिकाएं हैं उनके लिए ये वोटिंग होगी। और कितना बड़ा हाई प्रोफाइल इलेक्शन ये हो चुका है, इसका अंदाजा अब इस बात से लगाइए कि 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ में आ गए हैं। तो इन सबसे अलग राजनीति महाराष्ट्र की किस दिशा में जाएगी, काफी हद तक ये बीएमसी का चुनाव तय करेगा। एशिया की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में से एक, और कई राज्यों का जितना बजट नहीं होता उतना बीएमसी का बजट होता है। तो अगर आप इस लिहाज से भी देखें तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बीएमसी का ये चुनाव कितने हाई स्टेक्स पर है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। और इसीलिए एनडीटीवी पर भी लगातार इसकी कवरेज जारी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि राजनीति के धुरंधरों ने किस तरह के बयान आज के दिन में दिए, जो हेडलाइन है। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उनको वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट। ये औरंगाबाद वाला बहुत बात करता है, अबे मैं उत्तर प्रदेश का पटक दूंगा, धरती से बाहर निकल जाएगी। उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे को उठा के जेल में डालेंगे, शेरवानी को हैदराबाद लेके चले जाएंगे। ये वो बयान हैं जो बीएमसी और महाराष्ट्र के बाकी नगर निगमों के चुनाव प्रचार में हथियार बन गए। ताजा बयान समाजवादी पार्टी के अबू आजमी का है, जो बेहद विवादित है। चुनावी लड़ाई इतनी आगे बढ़ गई कि जुबान काट देने तक पहुंच गई। हम अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हैं, अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। यहाँ का मंत्री बोलता है सर कि कुरान शरीफ पढ़ना है तो पाकिस्तान में जाके पढ़ो, बोलता है ना। अबू आसिम को ताकत दे दो, ऐसी बढ़ती हुई जबानों को नहीं काट दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। एक मंत्री है, नेपाली दिखता है, टिंगरा सा है, अरे बोलता है कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारूंगा। क्या हम हिजड़े हैं, क्या मारेगा तू? इतनी ताकत तेरी है, पुलिस को हटा दे और आप मस्जिद में घुस के देख ले क्या हालत तेरी होती है। आज तक पूरे हिंदुस्तान में किसी मुसलमान ने यह कहा क्या कि मैं मंदिर में घुसकर कुछ करूंगा? किसी मुसलमान ने मंदिर के बाहर चिल्लाया क्या कि आओ तुमको यहाँ पर नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलना पड़ेगा? बोलो, कभी सुना आपने? आज रामनवमी अगर आएगी ना तो हम ठंडा पानी लेके खड़े रहते हैं और ये गुंडे टाइप के लोग अपने सरों पर बड़ा बड़ा गमछा बांध के आएंगे और वहां कहेंगे इस देश में रहना है तो वंदे मातरम पढ़ना पड़ेगा। अबू आजमी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका बयान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे के खिलाफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान राणे ने ऐसे बयान दिए जिन पर खासा वार पलटवार हुआ। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है, हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। इसलिए उबाटा हो, मचाल हो, उनको मतदान, उनको वोट मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट। इतना आप समझ लेना चाहिए। किसी के अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, कोई बुर्का वाली इधर महापौर बनी। यहाँ हिंदू राष्ट्र में हमारे हिंदू और राष्ट्रभक्त सोच के ही मेयर महापौर बनने वाले। मुंबई का मेयर कौन बनेगा 16 जनवरी को पता चल जाएगा, लेकिन ये सवाल लगातार चर्चा में रहा। अपने अपने तर्क सबने दिए। सिर्फ एक ही जगह का संविधान है पाकिस्तान का, जहाँ पर ये लिखा गया है कि एक ही रिलीजन का प्रधानमंत्री बन सकता है। बाकी जो भारत देश का संविधान है, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको दिया है, उसमें तो रिलीजन का कुछ है ही नहीं। कोई भी बन सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेल, फीमेल, एथिस्ट तक बन सकता है। तो हमने ये कहा ना कि क्यों ना फिर कोई हिजाब, देखिए अरमान है, तमन्ना है कि इंशाल्लाह उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और अल्लाह की जात से हमको उम्मीद है। वो जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल सकता है, वही किस्मत की लकीरों को बदल सकता है। हमारा भी अरमान है कि एक दिन इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनने वाली भारत की प्रधानमंत्री भी बन सकती है और मुंबई की मेयर भी बन सकती है। बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे के साथ
ओवैसी की पार्टी का 36 का आंकड़ा पूरे प्रचार में दिखा। ये लव जिहाद क्या है? अगर ओवैसी को देखना होगा ना तो उसका पैजामा का नाड़ा खींच के मैं उसको कई घरों पे लेके जाऊंगा। हमारे हिंदू बहनों के की जो जिंदगी खराब करने का काम ये उनके ही धर्म के जिहादी मानसिकता के जो लोग करते हैं ना, ओवैसी को चाहिए होगा वो तारीख और जगह बताए, पैजामा का नाड़ा खींच के लेके जाऊंगा उनको, दिखाऊंगा लव जिहाद किसको कहते हैं और फिर देखते हैं वो उसके बारे में क्या करते हैं। नीतीश राणे जिन विषयों पर बोलने में रुचि रखते हैं उनमें लव जिहाद प्रमुख है, लेकिन जब उन्होंने ओवैसी का नाम लेकर बोला तो ओवैसी की पार्टी के लिए स्टार प्रचार की भूमिका निभा रहे वारिस पठान को मंच भी मिला और मौका भी। अरे ओवैसी जी के नाड़े के बराबर तो तुम्हारी हाइट है, हाँ? उनके नजदीक नहीं जाना, नहीं तो तुम्हारे को उठा के जेब में डालेंगे शेरवानी की और हैदराबाद लेके चले जाएंगे। ये किस तरह की बात करते, किस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग। एक मंत्री होकर इस तरह की बात करना शोभा देता है। मेयर पद के लिए उत्तर भारतीय बनाम पठान उम्मीदवार की बहस जारी है और जिहाद शब्द का भी चुनाव प्रचार में अपने तरीके से इस्तेमाल किया गया। लव जिहाद, लैंड जिहाद, रोड जिहाद, थूक जिहाद, वाटर जिहाद, इसी के अंदर पूरे देश का ध्यान इन लोगों ने लगा दिया है। देश का बेड़ा गर्क कर रही है बीजेपी वाले लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। आप कह सकते हैं कि प्रचार में इमोशनल मुद्दे हावी रहे, वाजिब मुद्दे दब गए, लेकिन अंत में क्या होगा इंतजार कीजिए सिर्फ 2 दिन। सबसे सटीक नतीजे और सॉलिड कवरेज एनडीटीवी पर जारी है। तो देखिए मुंबई का किंग कौन बनेगा ये आपको 16 जनवरी को पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र में राजनीति के धुरंधर जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये गहमा गहमी कितने हाई प्रोफाइल इलेक्शन बीएमसी का ये चुनाव बन चुका है। हालात देखिए ये हैं कि कहीं पर चुनाव के लिए वॉशिंग मशीन बांटी जा रही है। अब जो लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है, कहीं पर चांदी के बर्तन बांटे जा रहे हैं, कहीं पर लड्डू पर पार्टी का स्टिकर लगाने को लेकर विवाद हो गया और हालात ये हो गए कि महायुति और राज ठाकरे की पार्टी इस विषय को लेकर आपस में भिड़ गई। महाराष्ट्र में हो रहे महामुकाबले में सभी पार्टियों ने जीत के लिए साम दाम दंड भेद लगा दिया है। 29 नगर निगमों में होने वाले चुनाव में जीत के लिए पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी गहमा गहमी के बीच एक तरफ जहां जमकर जुबानी जंग चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जो हैरान करने वाली हैं। ये तस्वीरें पुणे से सामने आई हैं। पुणे में कहीं वॉशिंग मशीन बंट रहे हैं तो कहीं चांदी के बर्तन। चुनाव में जीत के लिए तरह तरह से जनता को लुभाया जा रहा है। पिंपरी चिंचवड़ में जैसे ही चुनाव आयोग की टीम को वॉशिंग मशीन बांटे जाने की खबर मिली, टीम तुरंत मौके पर पहुंची। 19 वॉशिंग मशीन को जब्त किया। पिंपरी चिंचवड़ के रहाटनी इलाके के गणराज्य कॉलोनी में वोटर्स को वॉशिंग मशीन बांटे जाने का प्लान था। मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो वॉशिंग मशीन है आप इस तरफ से देख लीजिए, क्योंकि इसको सील किया है तो हम लोग तो सील जो है वो उसको रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वॉशिंग मशीन है ना, इस वॉशिंग मशीन को इस तरह से रखा हुआ है और लगभग इसके अंदर जो यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड के मुताबिक 19 पीस हैं वॉशिंग मशीन के जिनको सील किया गया है। हालांकि ये किस पार्टी की तरफ से दिया जा रहा था ये प्रशासन ने बताया नहीं है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि प्रशासन उसको बताए। पुणे की अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ प्रभाग 9 में एक शख्स को लोगों ने पैसे बांटते हुए पकड़ लिया। देखिए ये शख्स कैसे अपनी जेब से रुपए निकालता है। बता रहा है कि उसके पास 20,000 रुपए हैं। बताया गया कि ये शख्स एनसीपी के उम्मीदवार अमोल बालवटकर के पक्ष में प्रचार कर रहा था, लेकिन पैसे बांटने के दौरान पकड़ा गया, जिससे और पूछताछ की जा रही है। इसी तरह का कुछ मामला ठाणे से भी सामने आया है। हे तिघ जण पण पैसे वाटतात आणि चिन्ह दाखवतात प्रचार मध्ये हे चालतं का? यहाँ प्रभाग 6 में पूर्व पार्षद दिगंबर ठाकुर पर स्थानीय लोगों पर पैसे बांटने का आरोप लगा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे दिगंबर ठाकुर हाथों में डमी वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहे हैं।
आरोप है कि इसी मशीन में पैसे रखकर वो लोगों को बांट रहे थे। दूसरी पार्टियों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, बवाल शुरू हो गया। दिगंबर ठाकुर पर आरोप लगा कि वो अपने करीबी लोगों को 1000 और दूसरे वोटर्स को 500 रुपए दे रही थी। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए शिंदे गुट के वरिष्ठ पूर्व पार्षद हनुमंत जगदाले खुद शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचे। चुनाव से ठीक पहले इस तरह पैसे बांटने के आरोपों से यहां सियासत गर्म है। फिलहाल वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जा रही है। आपने पैसे, वॉशिंग मशीन, चांदी बांटने की खबर देखी। अब आपको मुंबई के पास नाला सुपारा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बीजेपी के स्टिकर वाले तिल के लड्डू बांटने पर बवाल हो गया। लोकांना ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी कोणी वाटलं नाही आणि आता इलेक्शनच्या 2 दिवस पहले ये तस्वीर देखिए। एक ऑटो में तिल के लड्डू वाले हजारों पैकेट रखे हैं। सभी पैकेट में बीजेपी के चुनाव चिन्ह यानी कमल का स्टिकर लगा है। इसी को लेकर उद्धव गुट ने हंगामा किया। हे सगळे पूर्ण भरलेलं आहे। हे सगळं आता बघू शकता। उद्धव गुट ने रिक्शा को रोका और इसी को लेकर उद्धव गुट और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर बहसबाजी हुई। उद्धव गुट ने आरोप लगाया कि वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। सूचना मिलते ही चुनाव अधिकारी मौके पर पहुंचे और लड्डुओं के पैकेट को जब्त कर लिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कारण लोकांना ज्यावेळी गरज होती त्यावेळी कोणी वाटलं नाही। एक दिन पहले मुंबई के करीब वसई में भी पैसे बांटने के आरोपों को लेकर महायुति और बहुजन विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता भिड़ गए। मनसे के कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने महायुति के कार्यकर्ताओं को नकदी के थैलों के साथ रंगे हाथों पकड़ा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सूचना के बावजूद पुलिस जानबूझकर देरी से पहुंची। हालांकि पुलिस ने किसी तरह की नकदी बरामद होने की बात से इनकार किया है। बहरहाल ये कोई नया नहीं है जब किसी भी चुनाव से पहले इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। पैसे बांटने की बातें तो आम है, लेकिन चुनाव में जिस तरह वॉशिंग मशीन और चांदी बांटे जा रहे हैं वो थोड़ा हैरान करने वाला जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो वोट पड़ने से पहले हर चुनाव कैसे आज की तारीख में ध्रुवीकरण से लेकर तुष्टीकरण के इर्द गिर्द सिमट जाता है, वो तो बीते कई चुनावों में हम देख रहे हैं। लेकिन राजनीति में आज एक ऐसा विषय भी चर्चा को लेकर बना हुआ है जो सीधे आपसे जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवारों से जुड़ा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हमारे देश में 14 से 15 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां 12 साल से छोटे बच्चे हैं। यानी करीब 30 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो 12 साल से कम उम्र के बच्चों के माता पिता हैं। अब जो अपील आपको सुनवाने जा रहे हैं हम, वो ऐसे ही 30 करोड़ लोगों से है और ये अपील की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बच्चों को दुलारते, उनके साथ स्नेह और प्यार से बातें करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम की ऐसी तस्वीरें आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन अब उन्होंने बच्चों को लेकर उनके माँ बाप से एक अपील की है। और ये अपील न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर परिवार को ध्यान से सुननी चाहिए। और मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को भी, दुधमुहे बच्चों को भी स्मार्टफोन लोग पकड़ा देते हैं। ये अपराध कर रहे हैं। ये अपराध मत करिए, मत पकड़ाइए बच्चों को स्मार्टफोन। उसको लिखने पढ़ने की आदत डलवाइए, सिखाइए उसको थोड़ा। स्मार्टफोन पकड़ लेगा तो फिर उसके बाद वो जिद्दी हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। एक समय आप धोखे में स्वयं हो जाएंगे, उससे बचिए। सीएम योगी जिस समस्या की बात कर रहे हैं वो आज घर घर की कहानी है। हमने ऐसे लोगों से बात की जो बच्चों के बीच फैल रही मोबाइल वाली लत से परेशान हैं। बचपन से इसको मोबाइल दिया था, तो मोबाइल देने की वजह से इसका है ना स्पीच डिले हो गया था और वो कुछ बोलता भी नहीं था और सारी भाषा मोबाइल की ही बोलता था। तो इसलिए हम लोगों ने उसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बोला है कि इसको थोड़ा स्पीच डिले का प्रॉब्लम है। इसके बाद हम लोगों ने थेरेपी स्टार्ट की इसकी,
तो उन लोगों ने हमें मोबाइल और टीवी से इसको दूर रखने के लिए बोला। ये मोबाइल यूज़ करता था पहले, एक जगह बैठता नहीं था तो इसको शांत रखने के लिए मोबाइल दे देते। शुरुआती के समय तक हमें नहीं लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। जब इसको फर्स्ट फिट आया उसके बाद उसका MRI वगैरह सब निकला, तब हमें थोड़ा इसमें प्रॉब्लम समझ में आया कि ये थोड़ा सा आई कांटेक्ट इसका नहीं है और ये रिप्लाई जल्दी नहीं करता है। ये बात तो है कि आजकल मोबाइल का यूजेस बहुत ज्यादा हो गया है स्टडी वगैरह सभी में, लेकिन वो बड़े बच्चों के लिए ठीक है, वो समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, उनमें जैसा आप देख सकते हैं इतना ज्यादा क्रेज हो गया है कि वो बाहर ना खेल के घर के अंदर बैठ के खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ भी उन्हें खिलाना है तो मोबाइल चाहिए। हम बच्चे को एक तरफ से मोबाइल से अलग करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऑप्शन में उसको क्या दे रहे हैं, पहले हमें अपने आप से ये भी पूछना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल के बदले किताब थमाई जानी चाहिए। यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी कहते रहे हैं। तो पकोड़े खाते खाते भी अखबार पढ़ते रहते हैं, वो न्यूज नहीं होता है, वो तो पुराना अखबार है, लेकिन आदत है उसकी, कहीं पर भी लिखा हुआ देखा नहीं कि उसका मन वही लग जाता है, फिर वो पकोड़े का टेस्ट बाजू में चला जाता है, वो पढ़ता रहता है। क्या हम अपने जीवन में ऐसी आदत विकसित कर सकते हैं क्या? वैसे मोबाइल फोन को लेकर सीएम योगी ने एक और आदत छोड़ने की अपील की है। योगी आदित्यनाथ ने ड्राइविंग के वक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर क्या कहा, जरा सुनिए। अब आप कहीं यात्रा में जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं या 4 व्हीलर चला रहे हैं, अपना स्मार्टफोन बंद करके रख दीजिए, साइलेंट मोड में रखिए। सड़क दुर्घटनाएं भी हमारे लिए एक चैलेंज है। कितना चैलेंज है, नौजवान बच्चे चपेटे में आ रहे हैं, परिवार समाप्त हो जा रहे हैं। पीएम मोदी या सीएम योगी समाज से जो अपील कर रहे हैं वो नई अपील नहीं है, लेकिन देर भी नहीं हुई है। मामला आपके बच्चों का है, इसलिए जब जागिए तभी सवेरा है। आपने सीएम योगी आदित्यनाथ की बात सुनी, प्रधानमंत्री का भी एक पुराना बयान हमने आपको सुनवाया। अब आपको दिखाते हैं कि क्या वो सजेशंस है, क्या किया जा सकता है बच्चों की मोबाइल वाली लत को छुड़ाने के लिए। 5 तरीके। आप स्क्रीन टाइम लिमिट कर दें, बच्चों को खेल और बातचीत का विकल्प दें, घर के भीतर सबके लिए नो फोन जोन तय करें, डांटने के बदले प्रोत्साहन का तरीका, कैसे आप मोटिवेट कर सकते हैं, खुद रोल मॉडल बने ताकि बच्चे सीधे आपसे सीखें। आइए बढ़ते हैं आगे और अब खबर संभल से। संभल हाल में पहली बार चर्चा में आया। नवंबर 2024 में जब वहां हिंसा हुई थी, हिंसा से जुड़े एक केस में वहां की अदालत ने कुछ पुलिस कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया, जिसे संभल की पुलिस चुनौती देने जा रही है। कोर्ट ने जिन पुलिस कर्मियों पर FIR का आदेश दिया है उनमें सिंघम कहलाने वाले अधिकारी अनुज चौधरी भी शामिल है। किसी भी एक आदमी ने यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था तो वो उसे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज नहीं किया, मुझे सजा करवाते। यदि मेरा वक्तव्य इतना गलत था, क्योंकि मैंने कुछ गलत, मतलब हर चीज दोनों धर्म के लिए बराबर बोली, पर आप यदि ईद की सिवैया खिलाना चाहते हो तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खावा अनुज चौधरी तब संभल में CO थे जब नवंबर 2024 में वहां हिंसा हुई थी। अब अनुज चौधरी संभल में नहीं है, लेकिन एक मुकदमे की वजह से दोबारा चर्चा में है। 13 जनवरी को संभल जिले की CJM कोर्ट ने जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में एक फैसला सुनाया। कोर्ट ने हिंसा में घायल हुए आलम के मामले में पुलिस कर्मियों पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। इन पुलिस वालों में शहर के तत्कालीन ASP अनुज चौधरी भी शामिल हैं। लेकिन अब संभल कोर्ट के इस आदेश को संभल पुलिस ऊपर की अदालत में चुनौती देने जा रही है। फिलहाल पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा। संभल हिंसा में घायल आलम नाम के युवक के पिता ने कोर्ट से पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि उसका बेटा 24 नवंबर 2024 को ठेले पर बिस्किट बेचने निकला था, तभी पुलिस की मौजूदगी में फायरिंग हुई, जिसमें उसके बेटे आलम को गोली लग गई। कई अस्पतालों में चक्कर लगाने के बाद किसी तरह बेटे की जान बच सकी।
जी, हमें सरकार से मतलब भरोसा था, हमें मतलब उम्मीद है, तभी तो हमने केस करा। हमें मतलब सारी वो है कि हमें इंसाफ मिलेगा। हमारे भाई के साथ जो गलत हुआ, जो लोगों के साथ भी गलत हुआ है, पर वो नहीं खड़े हो पाए। पर हमें तो सरकार पे भरोसा था, हमारे अंदर तो हिम्मत थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, और हमें सरकार से भी यही कहना है कि हमें इंसाफ दिलाएं। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने इस मामले में एक्स पर प्रतिक्रिया दी। जियाउर रहमान ने लिखा, कानून से ऊपर कोई नहीं, न वर्दी न ओहदा। संभल हिंसा के दौरान एक युवक को गोली मारने के मामले में तत्कालीन सीओ समेत 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज करने का सीजेएम कोर्ट का आदेश एक ऐतिहासिक फैसला है। ये आदेश साफ संदेश देता है, अफसर हो या आम नागरिक, कानून तोड़ने वाला बच नहीं सकता। संभल हिंसा में जिन अधिकारियों ने कानून की सीमा लांघी है, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है, न्यायपालिका के जरिए इंसाफ जरूर मिलेगा। जुल्म के खिलाफ और हक के लिए लड़ते रहेंगे। इंसाफ देर से सही मगर मिलेगा जरूर। कांग्रेस ने भी इस मामले में कोर्ट के फैसले की तारीफ की है। तो कोर्ट का फैसला के स्वागत करते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने लापरवाही की, जिसने ये ऐसे इतने बड़ी घटना होने दी, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। संभल जिले में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए संभल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को एएसआई से मस्जिद का सर्वे कराने का आदेश दिया था। 24 नवंबर 2024 को जब एएसआई की टीम सर्वे करने पहुंची तो बाहर अचानक भीड़ इकट्ठी हो गई और पथराव शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की थी। इस घटना में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी खूब चर्चा में आए थे। फिलहाल अनुज चौधरी फिरोजाबाद जिले में पोस्टेड हैं। चाय स्टॉप और मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के सीएसटी इलाके में हूं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं देश की सबसे अमीर महानगर पालिका, एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बीएमसी हेडक्वार्टर, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और क्यों मौजूद हैं? क्योंकि कल है 15 जनवरी, यानी कि कल महानगर पालिकाओं के लिए वोट पड़ने वाले हैं। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के लिए वोट पड़ने वाले हैं, लेकिन सबकी नजर कहां है? इस पर पड़ी है, क्योंकि ये है 74,000 करोड़ के बजट वाली महानगर पालिका, जो कि देश के 10 राज्यों के कुल बजट से भी ज्यादा बजट वाली महानगर पालिका है। इसलिए राज्य के चुनाव से भी ज्यादा इस नगर पालिका के चुनाव पर सबकी नजरें टिकी है। और जब मौका हो इतना बड़ा तो चर्चा भी बड़ी होनी चाहिए। इसीलिए हम आर्थिक राजधानी के सीएसटी इलाके में बिल्कुल मशहूर वड़ा पाव के स्टॉल के पास में है। आराम वड़ा पाव इसे कहते हैं। और आप देखिए, जब भी आपकी नजर जाएगी अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी आपको। चर्चा हम इनसे भी करने वाले हैं कि बीएमसी चुनावों को लेकर इनके बीच क्या गहमा गहमी है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ग्राउंड पर काम करने वाले हमारे रिपोर्टर्स, दिल्ली से आए हुए खास हमारे सहयोगी और कुछ राजनीतिक विश्लेषक साथ में हैं। और चूंकि विधानसभा लोकसभा चुनावों से ज्यादा नजरें सबकी नगर निकाय चुनावों पर पड़ी हुई है। महाराष्ट्र के सबसे बड़ा राज्य, जिसका जीडीपी में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सबसे महंगा शहर है, तो चर्चा मुंबई की बड़ी होनी चाहिए। इसलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हमारे जो खास मेहमान राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे पूछते हैं। अमिताभ जी, आंकड़ों का कई खेल आप सामने रखते हैं। बीएमसी चुनाव के लिए क्या इससे पहले इतनी जो हम कहते हैं भूमिकाएं बनती हुई नजर आती थी, माहौल बनता हुआ नजर आता था? क्या कभी आपने वो तस्वीर देखी? और इस बार मुख्य खिलाड़ी कौन है? देखिए, पहले तो एक बहुत बड़ा मिथ है, बीएमसी में शिवसेना का कंट्रोल रहा है, लेकिन शिवसेना को कभी स्टैंड अलोन बेसिस पे सिंपल मेजॉरिटी मिली नहीं है। बीएमसी में कभी भी किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलती, सिर्फ जनता पार्टी को मिली है 1978 में, और एक बार आई थिंक कांग्रेस को भी मिली थी 1992 में। तो एक नेचुरल अलायंस था, शिवसेना को मराठी मानुष और भाजपा को गैर मराठी वोट्स मिलते थे, और इस अलायंस का कंट्रोल था। इस बार जो है, अगर विधानसभा के पैटर्न पे वोटिंग होगा तो क्योंकि महायुति यानी शिवसेना, एकनाथ शिंदे और बीजेपी की यहाँ पे लीड थी, लगभग 21 सीटें विधानसभा में वो जीते थे, और हर विधानसभा लगभग 6 to 7 वार्ड्स के बराबर है। तो अगर विधानसभा का ही पैटर्न कंटिन्यू होता है तो एक महायुति को एज हो सकता है। लेकिन अगर मराठी सेंटिमेंट और मराठी मानुष का वोट इकट्ठा होता है, जो कि 40% आबादी है, और जो आजकल एक और जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है मामू, जो मुस्लिम समाज 20%, जो 2 बार से
उसको एक तरह की हैबिट हो चुकी है शिवसेना यूबीटी को वोट करने के लिए, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का अलायंस था। तो अगर टैक्टिकल वोटिंग मुस्लिम्स कर देते हैं तो 40 + 20 60% इसका मेजॉरिटी अगर उनको मिल जाता है ठाकरे ब्रदर्स को, तो कांटे की सवाल है सर। बहुत सारे सहयोगी, जितेंद्र दीक्षित मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं, महाराष्ट्र की राजनीति इतने समय से आप देखते आ रहे जितेंद्र, कभी इससे पहले हमने निकाय चुनाव को इस तरह से कवर किया था क्या? देखिए, इस बार का निकाय चुनाव जो है काफी दिलचस्प है, और अगर मैं इस चुनाव की बात करूं तो चुनाव के पहले जो सबसे बड़ी घटना हुई वो थी ठाकरे बंधुओं की अदावत का खत्म होना, सियासी अदावत का खत्म होना, जो कि 20 साल से चली आ रही थी, साल 2005 से चली आ रही थी। वो अदावत इस बार खत्म हो गई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ आ गए। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा सा उससे डिफर करता हूं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी की कमान संभाली 2003 में, तो उन्होंने जो एक कट्टरवादी छवि थी शिवसेना की, उसको बदलने की कोशिश की। जो मुस्लिम विरोधी छवि थी, जो उत्तर भारतीय या गैर मराठी विरोधी छवि थी, आप देखेंगे कि कभी उद्धव ठाकरे अपने भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलते थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ नहीं बोलते थे। 2019 में तो उन्होंने सेकुलर शब्द को भी आत्मसात कर लिया जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी। अब उद्धव ठाकरे एक ऐसे शख्स के साथ में हाथ उन्होंने मिलाया है जो कि मुसलमानों के खिलाफ भी बोल रहा था, जो कि उत्तर भारतीयों के खिलाफ भी बोल रहा था। तो ये जो एक सर्व समावेशक छवि बनाई थी उद्धव ठाकरे ने, या समर्थन हासिल किया था गैर मराठियों का या मुसलमानों का, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे पर जो है उनको नुकसान पहुंचने वाला है। और जहां तक मराठी वोट का सवाल है, तो सारे के सारे जो मराठी भाषी मतदाता हैं, ऐसा तो नहीं है कि राज और उद्धव को ही देंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बीजेपी में भी खास करके जो मध्यम वर्गीय और ऊपरी वर्ग है मराठियों का, वो उनका झुकाव बीजेपी की तरफ नजर आया, ऐसे ग्राउंड पर हमें नजर आता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, हम अपने सहयोगी से भी बात करेंगे, राजनीतिक विश्लेषक से भी बात करेंगे। सर, आप लोग मुंबई से कौन है यहाँ पे? मुंबई से कौन है? आप यहाँ से सर? मराठी मानुष, आपके लिए सब कुछ हो रहा है, ठाकरे भाई साथ में आए, आपको लगता है? देखिए, अगर कोई भी आपत्ति मुंबई में आती है तो शिवसेना बाला साहब ठाकरे की सेना नीचे उतरती है। भाजपा नहीं आती, कांग्रेस नहीं आती, राष्ट्रवादी भी नहीं आती। पर क्या आपत्ति आप पे आती है मुंबई में? आप पर क्या बड़ी आपत्ति है जो आपको लग रहा है मराठी मानुष पे आ रहा है? नहीं, आपत्ति देखिए, मराठी मानुष पे नहीं आती, जो यहाँ रहने वाले हैं उनके लिए उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना ही उतरती है, मनसे वाले ही उतरते हैं, कोई भाजपा वाला आता नहीं, शिंदे गट का भी आता नहीं है। ठीक है, कोई और यहाँ पे जो महाराष्ट्र से है, आपकी क्या सोच है? मराठी मानुष को फर्क पड़ता है कि दो ठाकरे भाई साथ में आ रहे हैं, उनका आना जरूरी है कि जो विकास के काम की बात हो रही है उसका जरूरी है, वो मुद्दा जरूरी है, उनको आना ही चाहिए। उन दोनों आएंगे तो पूरा महाराष्ट्र पे उनको ही राज करना है। ओके, ठीक है। सेकंड थिंग, मेरा ये ओपिनियन है कि इस मुंबई में एक वीजा कायदा आना ही चाहिए, क्योंकि हर कोई उठता है, हर एक स्टेट से इधर आता है, यहाँ आ जाता है। तो अभी कैपेसिटी नहीं है मुंबई की हर एक को झेलने की। ठीक है, तो अब जो यहाँ का मराठी मानुष है वो परेशान हो रहा है, क्या किन किन बातों को लेकर? टॉप 3 अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं कि मराठी मानुष की सबसे बड़ी समस्या है क्या है? उसमें कभी जॉब रिलेटेड इशू रहता है। सेकंड थिंग, अभी जो लोकल ट्रेन पे प्रेशर आ रहा है। सेकंड थिंग, थर्ड वन, जो अभी जो मूलभूत गरजा है लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सब पे प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए मराठी मानुष, इसके लिए वो वीजा कायदा आना इम्पोर्टेंट है। एक और कोई आपसे है, महाराष्ट्र से, मुंबई से है? मुंबई कर मुझे चाहिए, मुझे मराठी माणूस चाहिए यहाँ पे। मुंबई से है, आपकी क्या सोच है सर? आम्हाला राज आणि उद्धव ठाकरे पाहिजे, मराठी माणसाचं मराठी बोलतो, बाकी कुठे असू द्या काही नाही प्रॉब्लेम, पण मुंबईमध्ये राज आणि उद्धव ठाकरे साहेब पाहिजे। ठीक है, मराठी में ये बोल रहे हैं कि कहीं भी कोई भी आए, मुंबई में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे आने चाहिए। क्या सर आपकी पहली प्रतिक्रिया है? नहीं, ये देखिए, एक प्रकार का ध्रुवीकरण है जो कहीं ना कहीं अपेक्षित है। मतलब शिवसेना का जो पिछला क्लैरियन कॉल था, जो कंबाइंड रैली में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का, वो यही था कि दिस इज द लास्ट इलेक्शन। ऑलमोस्ट जो इलॉन मस्क ने यूएस फायर ब्रांड, एक आवाज, एक नेता चाहिए थे, वो उद्धव ठाकरे को मिल गया, क्योंकि वो एक सटल राजनीति, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वहां पर जो उनको आवाज चाहिए थी वो राज ठाकरे ने दे दी। एक, मैं कहूँगा, एक वोट एक्सेलरेटर मिल गया। So if you combine them together, it's a good polarization, it's a good agglomeration of votes. So I think वो accelerator मिल गया। सुधीर जी, आपने एक बात, हमारे जो लास्ट हमारी बातचीत हो रही थी, आपने एक बात कही थी, महाराष्ट्र का मराठी अलग है, मुंबई का मराठी अलग है, और जो ये वो सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर पद प्रांतीय है और बाहर के लोग बहुत आगे, हमें समस्या हो रही है। उनको रोजगार की समस्या है, लेकिन उनको बाहर के आए हुए लोगों से ज्यादा समस्या है, इसलिए यहाँ का जो मराठी है वो हो सकता है ठाकरे भाई की तरफ ही जाए, और ये हमने साक्षात सुना। नहीं, बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था, जब आदमी सातारा, सांगली, कोल्हापुर और जलगांव में रहता है
तो अलग तरह के सोचता है, जब वो मुंबई आ जाता है तो उसकी सोच अलग हो जाती है। तो वह भला वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वोटिंग वहाँ कर ले सांगली सातारा में, लेकिन यहाँ पे आने के वो ऑटोमेटिकली नेचुरल एज अ शिवसेना का वोटर हो जाता है, यानी कि ठाकरे फैमिली को ज्वाइन हो जाता है। सेंटिमेंट है, एक प्राइड है, उसको ऐसे लगता है कि हम मराठी मानुस की जो शिवसेना रीजनल पार्टी जो प्रादेशिक पक्ष है उसके साथ में रहेंगे तो हमको सिक्योरिटी मिलेगी, हमारा मिलेगा, कोई हमारी बात कर। हाँ, क्योंकि दिन पे दिन यहाँ का जो मराठी परसेंटेज है वो कम होते जा रहा है, इसलिए तो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स बोलो, एक फियर बोलो, उसके वजह से एक यहाँ पर 1960 से शिवसेना यानी मराठी मानुस का एक समीकरण बना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ उतरी है, उन्होंने भी उनका मराठी चेहरा है देवेंद्र फडणवीस। देखते हैं अभी कैसा ये इलेक्शन होता है। मयूर पारेख जी, कितने वोटर्स हैं, कितने बचे हैं? क्योंकि कुछ आंकड़े कहते हैं कि 30% भले ही कहा जा रहा था कि मराठी वोटर्स हैं, लेकिन समय के साथ बहुत कम हुए, 10% के आसपास आ गए। कितने वोटर्स बचे हैं और जो ये सेंटिमेंट्स हैं वो बीजेपी को या महायुति को किस तरह से नुकसान पहुंचाता हुआ आपको दिख रहा है? देखिए, एक बात आप बहुत क्लियरली है कि गवर्नमेंट ने कभी इस तरह से कास्ट सेंसस तो अब तक किया नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट डेटा है जिसके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं वो ये बताते हैं कि आज की डेट में लगभग 38 से लेके 41% तक मराठी वोटर है, लगभग 19% के आसपास, 16 से 19% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, फॉलोड बाय नॉर्थ इंडियंस जो बहुत कम थे वो एकदम राइज हुए हैं, वो भी 16 से 18% है। गुजराती वोटर्स 14 से लेके 16% तक हैं और 10% के करीब जो है वो अन्य सारे हैं। अब अगर हम इसी परसेंटेज को अगर सीट शेयरिंग में कन्वर्ट करें तो जो मराठी वोट बैंक है वो अराउंड 131 सीट्स के ऊपर अपना असर दिखाती है। जो गुजरात, बीजेपी को डरने की जरूरत है, महायुति को डरने की जरूरत है नहीं, लेकिन मुद्दा ये बनता है ना कि भाई अगर मराठी सारे एक साथ नहीं है ना, यहाँ पे सारे मराठी हैं, मतलब जो गुजराती 3 पीढ़ी से मुंबई में रहता है वो भी तो मराठी है, आपको मुंबई कर दिख रहा है। तो मराठी तो सारे हैं, लेकिन अगर कास्ट मराठी की अगर आप बात करें, अगर आप ये कहें कि लोकसभा में भी उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया था या उनके अलायंस को वोट नहीं दिया था, ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे हमें एक ट्विस्ट देखने मिलता है पूरे मुंबई में, जैसे कि जो मध्यम मुंबई का जो मराठी मानुस है वो एकदम थिक जो है वो शिवसेना यूबीटी की तरफ है, लेकिन जैसे जैसे वो नॉर्थ मुंबई की तरफ जाता है, ईशान्य मुंबई की तरफ जाता है, उसका परसेप्शन चेंज होता है क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन वातावरण में रहता है। यहीं पे कहानी बदलती है बेसिकली। ठीक है, अब हम अलग मुद्दे पर आते हैं कि अब खिलाड़ी मेन कौन है, और दिल्ली से भी हमारे वरिष्ठ सहयोगी आए हैं, विकास भदौरिया जी, शुक्रिया सर और वेलकम टू मुंबई। मुंबई में आप आए हैं, आते के साथ आपको, जैसे मैं तो हमारे ग्राउंड रिपोर्टर से मैं बात करूंगी, लेकिन जब दिल्ली से कोई आ रहा है तो उस आए हुए उन मेहमानों को सबसे बड़ी समस्या मुंबई में क्या दिख रही है? आर्थिक राजधानी में जब आप आते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल में जा रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या आपको अभी मुंबई में क्या दिख रही है आते के साथ? नहीं, कोई समस्या नहीं है मुंबई में, बल्कि हमने आते ही सड़कें, गड्ढे, ट्रैफिक, जिसमें नगर निगम जो चुनाव है वो टिका है। देखिए, हमें लगता है कि हर महानगर की स्थिति ऐसी है, दिल्ली में भी वैसी हालात है। पीक आवर में बहुत जबरदस्त ट्रैफिक होता है। पद्मजा हमारे साथ हैं, पंकजा भी बेहतर बताएंगे कि आपको अगर 5 किलोमीटर जाना है, 6 किलोमीटर जाना है पीक आवर्स में तो आधा घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट तक लग जाते हैं। तो इस लिहाज से मुंबई भी कोई अलग नहीं है। हाँ, यहाँ पर तो बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, रेलवे है, मेट्रो है। मेट्रो तो अंडरग्राउंड मेट्रो होने की वजह से तो मुंबईकर को बहुत राहत मिली है, बहुत आराम मिला है। कोस्टल रोड की वजह से बहुत राहत मिली। पुराने शहरों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए उस लिहाज से मुंबई मुझे लगता है कि बाकी शहरों के मुकाबले काफी आगे अब आगे है, लेकिन बहुत लेट शुरुआत हुई। पद्मजा, आप इतने समय से आप यहाँ पे पहले पूछा, मैं ना एक सवाल पूछना चाहूँगा विकास से। विकास, ये बताइए कि हम उम्मीद कर रहे थे कि बीएमसी के इन चुनावों में बीजेपी के कई दिग्गज चेहरे जो है देश के अलग अलग हिस्सों से आएंगे, मुंबई की सड़कों पर आके प्रचार करेंगे। हैदराबाद जैसे महानगर पालिका के लिए हमने देखा खुद जो है बड़े बड़े चेहरे आ गए थे, खुद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वगैरह भी उतरे थे। मुंबई जो कि उससे कहीं बड़ी महानगर पालिका है, उसमें क्यों नहीं आए ऐसे बड़े नेता? योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही थी, हम ये भी उम्मीद कर रहे थे शायद अमित शाह भी आ जाएंगे। तो सिर्फ सब कुछ देवेंद्र फडणवीस के भरोसे ही क्यों छोड़ दिया गया? उन्हीं को चेहरा क्यों रखा गया? बिल्कुल, देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसका जवाब ये है कि देवेंद्र फडणवीस को स्थापित करना था। देखिए, बीजेपी में नई पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल की आयु का बनाया है। अब जो नए पीढ़ी के युवा नेता हैं उनको स्थापित करना है। मुंबई और खासतौर पर महाराष्ट्र में लेकर बहुत सारी खबरें और अफवाहें चलती रहती थी कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली ले जाएंगे।
देवेंद्र फडणवीस के अलायंस में उतनी ताकत नहीं है, अलायंस मुंबई से तय होता है। इन सारे सवालों को खत्म करने के लिए ये शुरुआत की गई कि अलायंस की सीट शेयरिंग भी यहीं पर तय हुई, मुंबई में तय हुई। दिल्ली के नेताओं का दखल लिमिटेड रहा। जब बाहर के नेताओं को प्रचार करने आना था तो उसका भी मैसेज ये होता कि क्या देवेंद्र फडणवीस में दम नहीं है, वो दिखाना था इनको कि देवेंद्र फडणवीस दमदार हैं। यहाँ पर संगठन में पहले से मजबूत काम हो चुका है, 3-3 शाखाएं एक वार्ड में बना दी गई थी, तो देवेंद्र फडणवीस को दूसरी तरह से यहाँ पर स्थापित करना था। बाहरी लोगों को बुलाना जो है बैकफायर भी कर जाता कि कोई नेता बाहर से आता और कुछ ऐसा बयान दे देता जो कि विपक्ष को जो है पॉइंट मिल जाता उस पर गेन करने। बिल्कुल, देखिए मतलब मूल जो था वो था कि देवेंद्र फडणवीस को स्थापित करना है, और उसके पीछे अगर छोटी छोटी चीजें थी कि अगर बाहर के नेता आएंगे तो क्या गैर मराठी वाला मुद्दा उठेगा, उसको क्या अघाड़ी को फायदा मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ये सब जरूर तय किया समय की कमी है विकास जी, मुद्दा तो बहुत बड़ा है और कई मुद्दों पे काश हम बात कर पाते। पद्मजा, जाते जाते आपको क्या लग रहा है, कौन इस रेस में आगे लग रहा है, मुख्य खिलाड़ी कौन है? देखिए कौन बैठेगा बीएमसी के? जितना यहाँ पे अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है, एक चीज तो बहुत साफ हो गई है कि ये पूरी तरीके से एक भावनात्मक चुनाव हो गया है, इमोशनल है। मराठी मानुस एक तरफ और एक ये पूरा जो है बांग्लादेशियों का और परप्रांतियों का, और खास तौर पर कि क्या एक मुसलमान मेयर को बनाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा इमोशनल। कई ऐसे अलग अलग समीकरण है, मराठी मानुष, पर प्रांतीय, मुस्लिम वोटर, किस तरह से समीकरण बदले हैं 4 साल के इंतजार के बाद हम देख रहे हैं कि ये चुनाव हो रहे। तो कई जो ऐसे पार्षद जो जमीन से जुड़े थे, अब कितना वो रेलिवेंट है, नहीं है, कौन किस तरफ जाएगा, नहीं जाएगा, कितनी पार्टियां हैं, 2 धड़े में हो चुकी हैं, वोटर्स भी कंफ्यूज हैं। हमारे लिए भी डिकोड करना आसान नहीं है, लेकिन एक छोटा पिक्चर हमने आपको दिखाने की कोशिश की। बीएमसी हेडक्वार्टर से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।